सो कॉम्बिनेशन इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम परम्यूटेशंस। कैसे डिफरेंट है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों, ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सामने ध्यान देना। सपोज हमारे पास तीन लेटर्स हैं, एक्स वाई एंड जेड। ये तीन लेटर्स हैं और हमारे पास दो वैकेंट प्लेसेस हैं। ठीक है, सो बाय हाउ मेनी ways or how many different two letter words can be formed from these three letters? इन इन तीन लेटर्स को यूज करके कितने डिफरेंट टू लेटर वाले वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? बताओ कितने होंगे, ये काउंट कितना होगा? मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया ना? एक्स वाई जेड को यूज करके कितने डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जिसमें कि दो लेटर्स आने चाहिए? विद और विदाउट मीनिंग। सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं, इसमें क्यों इतना कंफ्यूजन है? एक्स वाई हो सकता है एक, दूसरा वाई जेड हो सकता है, तीसरा एक्स जेड हो सकता है, या फिर वाई एक्स हो सकता है, या फिर जेड वाई हो सकता है, या फिर जेड एक्स हो सकता है। ये हो सकते हैं। टोटल 6 डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं हम यूजिंग दीज थ्री लेटर्स। ठीक है, और उसको हम परम्यूटेशन से कैसे निकालते थे? फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 ways, second place can be filled by 2 ways, so total number of ways will be 3 into 2, that is 6। या परम्यूटेशन का फॉर्मूला NPR वाला लगा के 3p2, 3 objects available taken 2 at a time, 3p2 further 3 factorial upon 3 minus 2, that is 1 factorial, so it is 3 factorial, 3 2 सा क्या हो जाएगा 6। जिस भी तरीके से निकालो आंसर क्या आ रहा है 6। so we can make 6 different two letter words out of the letters x, y and z। clear ये चीज? now consider these x, y and z are not letters, consider that these are the players। x, y, z ये तीन डिफरेंट प्लेयर्स है, टेनिस प्लेयर्स है सपोज, और आपको एक टेनिस प्लेयर की टीम बनानी, दो प्लेयर की टीम बनानी है। तो वो दो प्लेयर की टीम कौन सी होगी? कौन कौन सी होगी? या तो वो एक्स वाई होगी, या तो वाई जेड होगी, या फिर वो जेड एक्स होगी। समझ में आ रहा है? इसमें वाई एक्स नहीं आएगा, इसमें जेड वाई नहीं आएगा, इसमें एक्स जेड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज यहां पर एक्स वाई और वाई एक्स सेम मीनिंग है, टीम तो वही बनी ना। वाई जेड और जेड वाई सेम टीम है, जेड एक्स और एक्स जेड दोनों सेम टीम है। सो इस केस में इनके कॉम्बिनेशंस कितने बने? टोटल 3 कॉम्बिनेशंस बने। आया समझ में ये चीज? तो इससे डिफरेंस क्या समझ में आता है? जब भी ऑब्जेक्ट्स के सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर अगर चेंज हुआ, एक्स वाई अलग काउंट होगा और वाई एक्स अलग काउंट होगा, इन दैट केस हम परम्यूटेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और जब भी ऑब्जेक्ट्स के सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप एक्स वाई लो या वाई एक्स लो, तो उस केस में हम कॉम्बिनेशन से नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करते हैं। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो जब हम वर्ड फॉर्म करते हैं ना, तो एक्स वाई एक अलग वर्ड होता है और वाई एक्स एक अलग वर्ड होता है। लेकिन जब हम टीम का सिलेक्शन करते हैं ना, तो प्लेयर एक्स प्लेयर वाई या प्लेयर वाई प्लेयर एक्स सेम टीम फॉर्म कर रहा है। समझ में आया? तो कॉम्बिनेशन कब लगेगा? जब आपका क्वेश्चन इस टाइप का होगा जिसमें आपके ऑर्डर मैटर नहीं करते हो। और परम्यूटेशन कब लगेगा? वैसे क्वेश्चंस में जब ऑर्डर मैटर करता हो। समझ में आ गया ये चीज? परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है? ओके, अब हम आते हैं आगे, कॉम्बिनेशन कैसे निकाला जाता है। तो जैसे परम्यूटेशन के लिए हमारे पास ये अच्छा मैं जो बताऊं ना अभी, बहुत सारी कैलकुलेटिव चीजें हैं तो ध्यान से समझना। जैसे अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं टेकन r एट ए टाइम, सो नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या बनते थे? npr, और इसका फॉर्मूला उठता था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। समझ में आई ये चीज? लेकिन अगर हमको कॉम्बिनेशन निकालने हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं टेकन r एट ए टाइम, तो उसको ncr से रिप्रेजेंट करते हैं।
number of combination of n objects taken r at a time is given by ncr, और ncr का एक्सपांशन होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। समझ में आई ये चीज? तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये पूरा जो पोर्शन है, ये पूरा तो यहां पर ऑलरेडी था, परम्यूटेशन में था, सिर्फ कौन सी एक चीज नहीं आ गई, ये r फैक्टोरियल वाली चीज। तो अगर हम इसको दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइन करें कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन है, तो एक्चुअली रिलेशन क्या है, एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल, देन यू विल गेट एनसीआर। ये दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइन हो गया। समझ में आई ये चीज? ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर वाला जो आर फैक्टोरियल है ना, ये वो रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स को क्या रिमूव करता है, जैसे एक्स वाई और वाई एक्स, तो उनको वो हटा देगा। इस तरह की चीजें समझ लो। ठीक है, तो अपनी नोटबुक में ना ये लिख लेना, ये वाली चीज अभी लिख लो। Total number of combinations of n objects taken are at a time is given by NCR। ओके, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, हो गया तो मैं आगे बढ़ूं। अक्षता, हो गया? नोट डाउन हो गया? यस सर। ओके, सो यहां पर देखो इसने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है कुछ चीजें, जो काम की चीजें मैं हाईलाइट कर देता हूं। सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया। अच्छा, ये वाला थ्योरम, ये थ्योरम देखो, अभी जो मैंने आपको चीज बताई ना, उसी से बना है ये वाला थ्योरम 5। ठीक है, एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या लिखने बोला था, एनसीआर इज इक्वल टू क्या होता है, एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल, ये होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो थ्योरम 5 बन जाएगा। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप नोट डाउन कर लेना, थ्योरम 5 अपनी नोटबुक में लिख लो, थ्योरम 5। ये कंडीशन भी याद रखना। ठीक है, ओके, हो गया तो आगे बढ़ जाऊं मैं। अब कुछ नोट पॉइंट्स हैं, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट नोट पॉइंट, ये एक्चुअल में जो मैंने एक्सपेंशन बताया ना, उसी चीज को ये एक्सप्रेस कर रहा है। ये ऑलरेडी आपने लिख रखा है, तो फिर से लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, एनसीआर का एक्सपेंशन ये होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो सेकेंड नोट पॉइंट, आप अपनी नोटबुक में लिखो नोट करके, और जो जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, उसको अच्छे से लिख लेना हाईलाइट करके। नोट, तो सबसे पहली चीज आप लिखो कि NC0 इज इक्वल टू NCN, दैट इज इक्वल टू 1। NC0 और NCN की वैल्यू 1 होती है। कैसे 1 होती है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, NCR का एक्सपांशन क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है। अब r की जगह 0 रख दो, तो NC0 इक्वल टू क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, दोनों कटा तो क्या आ जाएगा, 1। समझ में आई ये चीज? वैसे ही NCN की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू
n माइनस n फैक्टोरियल। समझ में आया? तो ये दोनों कट जाएगा और ये तो 0 फैक्टोरियल दैट इज 1, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1। तो ये फर्स्ट नोट पॉइंट हो गया। समझ में आ गया ये कैसे आया? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर आपको कभी भूल जाओ तो ये रिकॉर्डिंग एक्सेस कर लेना। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड नोट पॉइंट पे। सेकेंड नोट पॉइंट है, इसमें वैसे लिखा हुआ तो दिख नहीं रहा है जो मैं लिखवाना चाह रहा था, बट ठीक है, सेकेंड नोट पॉइंट मैं अपने हिसाब से लिखा रहा हूं, बुक में तो नहीं दिख रहा है। सेकेंड है NC1। NC1 इसकी वैल्यू क्या होगी? चलो तुम लोग निकालो, NC1 की वैल्यू क्या होगी, निकालो। हाँ, n फैक्टोरियल। चलो वेरीफाई करके देखो n फैक्टोरियल होती है क्या। क्या आएगी? n। समझ में आया ये चीज कैसे आया, ये भी समझ में आया कि नहीं? ओके, सो NC1 की जो वैल्यू आएगी इट इज इक्वल टू n। अब ये कब अप्लाई होगा? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ 10 की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? 1। अगर मैं पूछता हूं 10C1 की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? 10। समझ में आया? अच्छा, 10C2 की वैल्यू निकाल के बताओ तो क्या आएगा? 10C2 की वैल्यू, 10C2 की वैल्यू होगी 5। नहीं, मुझे तो गलत लग रहा है। 10C2 होगा 10। 45। 45 करेक्ट। ठीक है, मैं पहले ना इसकी कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको, ठीक है सबको, फिर मैं एक दो ट्रिक भी बताऊंगा। ओके, सो 10C2 की वैल्यू आपने निकाली 45। नेक्स्ट मुझे बताओ 10C8 की वैल्यू क्या होगी? 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 10 - 8 फैक्टोरियल, ऐसे ही कर रहे हो ना? फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसा आया। सिंप्लीफाई किया तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2, तो ये दोनों कट गया, तो अल्टीमेटली ये भी कितना आ रहा है 45। सेम आया। अच्छा, अब 10C3 की वैल्यू बताओ क्या आ रही है? 10C3, क्या रहा है 12। 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ऐसे ही किया होगा। 120, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, और ये हो गया 3 इंटू 2, है ना? तो ये दोनों कट गया, और 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 120 करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट मुझे बताओ 10C7 की वैल्यू। 10C7 की वैल्यू 120 करेक्ट। ठीक है, 10C6 की वैल्यू, नहीं 10C6 नहीं, 10C4।
10c4। अब मैं इसको ना थोड़ा शॉर्टकट से बताता हूँ, चलो शॉर्टकट ट्रिक समझो इसकी, ठीक है। पूरा फैक्टोरियल लिखने की बजाय हम कैसे कर सकते हैं, तो ट्रिक है। अक्षता ध्यान दे रहे हो ना? Yes, sir. हाँ, तो यहां पर क्या है, 4 है और ऊपर में क्या है, 10 है। तो हम क्या करेंगे, 10 को डिक्रीज करते हुए 4 तक का डिक्रीजिंग काउंट उसका लिखेंगे। तो सबसे पहले 10, उससे छोटा काउंट क्या होगा 9, उससे छोटा क्या होगा 8, उससे छोटा क्या होगा 7। समझ में आया? 4 बार डिक्रीज किया क्योंकि यहां पर 4 है, और डिवाइडेड बाय ये 4 जो है ना उसका फैक्टोरियल लिख देंगे। तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या ये समझ में आया? अब इसके बाद सिंपली इसका कैलकुलेशन कर लो, तो कितना होगा ये, 4 टू जा 8 और ये 8 कटा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और ये कितना आ गया 210। आया समझ में ये चीज? ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली अगर आपको 10c5 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे बताओ, ये तरीके से जो अभी मैंने बताया, 10 इंटू 8 सॉरी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 काउंट हो गए, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको कट कर दो, तो 5 टू जा 10 और ये 10 कट गया, 4 वन जा 4 टू जा 8 ये कट गया, 3 वन जा 3 3 जा 9 ये कट गया। इन सब का मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 3 टू जा 6, 6 7 जा 42, 42 इंटू 6, सो 6 टू जा 12 प्लस 1 12 आ जाएगा, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, 252 आ जाएगा इसका काउंट। समझ में आया कि नहीं ये चीज? चलो जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके से 10c2 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, क्या लिखेंगे ऊपर 10 इंटू 9, नीचे क्या लिखेंगे 2 इंटू 1। 10c3 की वैल्यू निकालना है तो क्या होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन में क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आई ये चीज? तो ये जो तरीका है ना ये एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट ट्रिक है, ये आपको ध्यान में रखनी है और प्रैक्टिस में लानी है। अच्छा, ये ट्रिक कब अच्छे से एप्लीकेबल होता है, जब r की वैल्यू जो है वो छोटी होती है, जैसे 2 3 4, समझ रहे हो? अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप निकालो 10c9 की वैल्यू, तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, 10 इंटू 9 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा डिनोमिनेट। तो ऐसे केस में ये ट्रिक काम नहीं आती। तो ऐसे केस में हम कैसे करेंगे वो चीज भी समझना, उसकी भी एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, ठीक है? हाँ बोलो। तो वैसे ही होगा, सब में वैसे ही होगा, ठीक है। मैं आपको और कुछ एग्जांपल से बता देता हूं। मान लो आपको निकालना है 100c2 की वैल्यू, तो क्या होगा 100 इंटू 99 अपॉन 2 इंटू 1। समझ गए? और भी कोई भी बता दो। सपोज आपको निकालना है 15c3 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। दैट्स इट, ठीक है ये चीज? ओके, सो ये तो हो गया, यहां तक की सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई। अब देखो मैं ना यहाँ पर कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करने के लिए ना एक सिस्टम बता रहा था, ठीक है। अब मुझे सिमिलरली आप लोग 10c6 की वैल्यू निकाल के बताओ, 10c6 की वैल्यू क्या आएगी? ये भी 210 आएगी, क्योंकि जब आप उसको फैक्टोरियल नोटेशन से सॉल्व करो या जैसे भी सॉल्व करो 210 आएगी। तो यहां पर भी ना एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमको दिखता है कि जो 10c2 की वैल्यू है वही 10c8 की वैल्यू है, जो 10c3 की वैल्यू है वही 10c7 की वैल्यू है। देखो सेम है दोनों की वैल्यू, जो 10c4 की वैल्यू है वही 10c6 की वैल्यू है। वैसे ही अगर मैं बोलता हूं 10c1 की वैल्यू क्या होगी बताओ, 10c1 अभी थोड़ी देर पहले बताया था 10, तो 10c9 की वैल्यू कितनी होगी, ये भी 10 आएगी। समझ में आई ये चीज? तो एक्चुअली क्या है, जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा था ना, अगर कोई एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 90 माइनस थीटा, यही होता है। तो अगर मान लो ये r है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री को ये मानूंगा तो वो क्या हो जाएगा n माइनस आर हो जाएगा। तो इससे एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो गया कि एन सी आर की वैल्यू
और एनसी एन माइनस आर की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब इसको हम जनरली डिराइव करते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसका हम डेरिवेशन करते हैं कि एनसीआर और एनसी एन माइनस आर दोनों इक्वल कैसे होगा। तो एलएचएस यहां पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है एनसीआर, ठीक है। एनसीआर का एक्सपांशन क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो गया एलएचएस। अब हम आरएचएस पे आते हैं, तो आरएचएस क्या है, एन सी एन माइनस आर। जब हम इसका एक्सपांशन करेंगे तो क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस ऑफ एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। फर्दर ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और जब इस वाले पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, n और n कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस r बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, r फैक्टोरियल। और ये वैल्यू किसकी इक्वल है, LHS की इक्वल है, मतलब NCR की इक्वल है। आया समझ में ये चीज। तो इससे ये हमारा डेरिवेशन हो गया कि NCR और NCN माइनस आर की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। क्लियर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो नेक्स्ट पॉइंट पे। जो नोट पॉइंट्स मैं लिखवा रहा था ना आप लोगों को, उसमें 2 पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे। तो थर्ड नोट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, ये हो गया हमारा थर्ड नोट पॉइंट। ओके, एक और नोट पॉइंट बच गया, फोर्थ। फिर उसके बाद कुछ थ्योरम डिस्कस करेंगे। फोर्थ नोट पॉइंट है, if NCA is equal to NCB, then A is equal to B, then A is equal to B, or A plus B is equal to N, then A is equal to B or A plus B is equal to N। नोट किया क्या ये। अच्छा, इसको अब हम समझते हैं एक बार, हो सकता है इसका भी प्रूफ आ जाए, तो उस चीज को भी हम एक बार देख लेते हैं। अगर NCA इज इक्वल टू NCB है, तो एक चीज तो ऑब्वियस है कि A इज इक्वल टू B होगा, तभी ये कॉम्बिनेशन इक्वल होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन A प्लस बी इज इक्वल टू N, ये कैसे डिराइव हुई, तो ये डिराइव हुई है इसके पहले वाली प्रॉपर्टी से। इसके पहले वाली प्रॉपर्टी से हम NCR को क्या लिख सकते हैं, NCN माइनस आर लिख सकते हैं। समझ में आया ये चीज। तो अब यहां पर हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो n माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b, एंड यू विल गेट n इज इक्वल टू a प्लस बी। क्या ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी जो अभी हमने डिस्कस की। इसके बाद आते हैं कुछ थ्योरम्स पे। तो थ्योरम्स के एक्चुअली हम प्रूफ देखेंगे और फिर एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो थ्योरम 6 एक बार लिख लो, फिर उसका प्रूफ मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो थ्योरम 6 है कि NCR और NCR माइनस 1, इसकी जो वैल्यू है ये N प्लस 1 CR के इक्वल होती है। इसका प्रूफ हम करने वाले हैं अभी, तो देखते हैं कैसे इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं RHS क्या होगा वो देख लेता हूं। तो RHS क्या होने वाला है, राइट हैंड साइड। RHS बताओ क्या होगा RHS। RHS अभी तो दिख रहा है आपको N प्लस 1 CR, ये दिख रहा है। इसका एक्सपांशन अगर देखा जाए तो वो क्या होगा, N प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इनटू क्या होगा बताओ,
n+1 माइनस आर फैक्टोरियल, ये होगा एक्चुअल में RHS। अब हम LHS को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाएंगे तो प्रूफ हो जाएगा हमारा थ्योरम। तो यहां पर मैं एक्चुअल में LHS ले रहा हूं। LHS है हमारे पास NCR प्लस NCR-1, ठीक है। NCR का एक्सपांशन क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस इसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल इंटू क्या होगा बताओ? n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा। कैसे प्लस 1 हो गया, समझ गए ना? वो ब्रैकेट में माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब देखो यहां पर इन दोनों टर्म का एडिशन करने के लिए मैं एक काम करता हूं, कॉमन निकालने की कोशिश करता हूं। जो कुछ भी कॉमन निकलेगा वो देखते हैं, ठीक है। या तो कॉमन निकाल सकते हैं और कोई ट्रिक तो मुझे ध्यान नहीं है, चलो कॉमन निकालना ही सूटेबल है। तो सबसे पहले तो आर नहीं, क्या है ये? n फैक्टोरियल तो डायरेक्टली कॉमन निकलते हुए दिख रहा है ना? n फैक्टोरियल डायरेक्टली कॉमन निकलते हुए दिख रहा है न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर में यहां पर r फैक्टोरियल है, यहां पर r-1 फैक्टोरियल, तो वो कॉमन नहीं निकल रहा है, लेकिन हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कॉमन निकाल सकते हैं। और जो थर्ड पार्ट आपको दिख रहा है n-r, और यहां पर क्या है? n-r+1, इसको भी एक ही टाइप के फॉर्म में ला सकते हैं फैक्टोरियल के और कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं। न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज। डिनोमिनेटर में r को मैंने फैक्टोरियल से बाहर निकाला, तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बच गया? r-1 फैक्टोरियल। सेकेंड पार्ट में कोई चेंजेस नहीं, n-r फैक्टोरियल एज इट इज, ठीक है। सेकेंड पार्ट में भी सेम प्रोसेस, n फैक्टोरियल न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं, डिनोमिनेटर में r-1 फैक्टोरियल कोई चेंजेस नहीं क्योंकि वो कॉमन निकल रहा है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसमें से मैं फैक्टोरियल नोटेशन से बाहर निकालूंगा। क्या बाहर निकलेगा? n-r+1, ये फैक्टोरियल से बाहर निकलेगा, तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा? क्या बचेगा? ओनली n-r बचेगा। समझ में है? बिकॉज जो भी नंबर फैक्टोरियल से बाहर निकलते हैं फैक्टोरियल के अंदर -1 ऑफ दैट वो बचता है। क्लियर ये चीज? अब ये पूरा हमने क्यों किया ऐसा सिंप्लीफिकेशन? सो दैट ये पूरी टर्म कॉमन निकाली जा सके दोनों पार्ट में से, दोनों टर्म्स में से। समझ में आया ये चीज? सो ये पूरा अब कॉमन निकल जाएगा, तो n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, ये पूरा का पूरा कॉमन निकल गया। तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? 1/r प्लस 1/n-r+1, यही बचेगा। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका। तो ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, ये वाली टर्म। अब एलसीएम लेते हैं, तो भाई एलसीएम क्या आ जाएगा यहां पर? r इंटू n-r+1, ये आ गया एलसीएम। न्यूमरेटर में क्या आएगा? n-r+1 प्लस r, ये आ जाएगा। फर्दर ये -r और +r कट जाएगा। अब जो आपके पास बचा उन सारी चीजों को मैं लिख रहा हूं। ये तो एज इट इज है ना, ये वाली टर्म एज इट इज है। एक सेकेंड, ये वाली सारी टर्म एज इट इज नोट डाउन कर रहा हूं यहां पर। अब जो रिमेनिंग टर्म्स थी वो क्या क्या बची हमारे पास? न्यूमरेटर में n+1 बचा, डिनोमिनेटर में r बचा, और ये क्या बचा? n-r+1 बचा। समझ में आया ये चीज? अब देखो एक एक करके मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूं, समझना। ये n+1 जब इस फैक्टोरियल के अंदर जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं n+1 का फैक्टोरियल। क्या ये स्टेप समझ में आया? नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। नहीं आया? ओके, देखो इधर, जैसे कि 10 इंटू 9 फैक्टोरियल है, तो 10 को जब फैक्टोरियल के अंदर डालोगे तो वो क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। समझ में आया ना ये चीज?
वैसे ही अगर n+1 इंटू एन फैक्टोरियल है, तो वो n+1 जब फैक्टोरियल के अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, n+1 फैक्टोरियल। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका भी समझो। n+1 फैक्टोरियल अगर है मान लो, तो इसमें से n+1 अगर फैक्टोरियल के बाहर निकालोगे तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा, n फैक्टोरियल बचेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो मैंने यही इसका रिवर्स काम किया, इस पूरे टर्म को मैंने क्या लिख दिया, n+1 का फैक्टोरियल लिख दिया। स्टेप क्लियर? ठीक है। न्यूमरेटर में सेम चीज मैं यहां पर भी अप्लाई कर रहा हूं, ये r और r-1 फैक्टोरियल में, ये r और r-1 फैक्टोरियल में। ठीक है, तो r फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, r इंटू r-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हो। सो वाइस वर्सा इस चीज को हम ये लिख सकते हैं। तो यहां पर डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, r फैक्टोरियल बन जाएगी। क्लियर ये चीज? अब आते थर्ड पार्ट पे, जो चीज हमारे पास बच गई वो ये है, ये वाला पूरा पार्ट दिख रहा है। ये इस पोर्शन को अगर मैं देखता हूं, अगर मैं ये लिखता हूं n-r+1 का फैक्टोरियल, तो अगर मैं इसमें n-r+1 फैक्टोरियल से बाहर निकालता हूं तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा, ये बच जाएगा n-r फैक्टोरियल बच जाएगा। समझ में आया ये चीज? सो इस चीज को भी, ये पूरे टर्म को भी हम क्या लिख सकते हैं, दिस कंप्लीट फैक्टोरियल। ओके, सो डिनोमिनेटर में यहां पर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा n-r+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस पूरे को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, n+1 फैक्टोरियल ओके, r फैक्टोरियल ओके, और ये जो थर्ड वाला पार्ट है ना, इसको मैं ऐसा लिखता हूं n+1 माइनस r का फैक्टोरियल। आया समझ में ये चीज? ये पूरा अरेंजमेंट मैंने देखो किस लिए किया है, RHS के फॉर्म में, ये RHS है ना, सॉरी RHL लिख दिया मैंने, RHS के फॉर्म में लाने के लिए किया है। देखो RHS के फॉर्म में आ गया ये n+1 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल, और ये वाली टर्म। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये थ्योरम 6 का प्रूफ है। एक बार देख लो, अगर कुछ डाउट है तो स्क्रीनशॉट शेयर कर दूं क्या? नोट डाउन नहीं किया तो मैं शेयर कर देता हूं। ठीक है, कुछ डाउट समझ में नहीं आया? अंशिका क्लियर? ओके, इरेज कर दूं मैं? ओके, अब इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल 17 में, एग्जाम्पल 17 में। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप लोग मत देखना, मत देखो सॉल्यूशन मत देखो, मैं एग्जाम्पल कॉपी कर रहा हूं, आप लोग आंसर करो। चलो, 2 लाइन में बनेगा ये सॉल्यूशन इसका। अभी जो मैंने नोट पॉइंट्स और जो प्रॉपर्टी बताई ना, उसी से। हाँ, क्या है प्रॉपर्टी? देखो यहां पर NC9 इक्वल टू NC8, तो वो NCA इक्वल टू NCB वाली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। तो यहां पर A की जगह पे क्या है 9 और B की जगह पे क्या है 8। तो दो कंडीशन थी, या A इज इक्वल टू B होगा, जो कि यहां नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या थी, n इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 प्लस 8, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17। अब आपको क्या निकालना है, ये निकालना है। यहां n की वैल्यू रख दो 17, C 17, बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है 1। समझ में आ गया ये चीज? ओके, नेक्स्ट। अब तो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, मतलब आपको कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। कुछ और कॉम्बिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहां पर से ले रहा हूं, एग्जांपल्स में तो नहीं है। एक्सरसाइज में फर्स्ट और सेकंड ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, मैं नहीं बताऊंगा, बताओ मुझे आंसर क्या आएगा।
45 करेक्ट, बिना पेन यूज किए आंसर कर सकते हो। कैसे? यहां से सीधा n निकल जाएगा, n इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी। अभी प्रॉपर्टी यूज किया तो वो हो जाएगा 10, तो ये कितना हो गया 10c2। शॉर्टकट मैंने बताया 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1, तो 90 अपॉन 2 दैट इज 45 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स में थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अक्षता कनेक्टेड है ना, समझ में आ रहा है? अक्षता, एब्सेंट। वे स्कूल्स चल रही हैं क्या? तुम लोगों की स्कूल्स चल रही हैं? क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल्स में? कौन सा? प्रैक्टिकल्स। अच्छा, 17 से। ओके, तुम लोगों का भी 17 से ही है। तो मतलब बीच में फिर कैसे करेंगे हम लोग? कंटिन्यू रखो पढ़ाना, ठीक है। जैसा भी है मुझे आप लोग डिस्कस करके बता देना। ओके, सो आपको ये गिवन है और n की वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, ये रेशियो को इस तरह से लिख देता हूं, 2n 2nc3 अपॉन nc3 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो क्या हो जाएगा 2nc3 इज इक्वल टू 12 टाइम्स, ये हो जाएगा nc3। ओके, यहां तक का स्टेप क्लियर। अब 2nc3 को एक्सपांड कर दो, तो क्या होगा 2nc3 का एक्सपांशन, 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू क्या आएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। राइट साइड में भी nc3 को एक्सपांड कर दो तो क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहां तक का स्टेप क्लियर हो गया सबको? अब देखो यहां पर ये 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल वाली टर्म कट जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये 2n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल नहीं कटेगा, वो नहीं कट सकता। समझ में आई ये चीज? 2n फैक्टोरियल अगर किसी से कट सकता है तो वो उसी के डिनोमिनेटर वाले पार्ट से, क्योंकि वो भी 2n माइनस 3 वाला पार्ट है इसलिए। उसी तरीके से जो राइट साइड में n फैक्टोरियल वाली टर्म है वो n माइनस 3 फैक्टोरियल से कट सकती है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो यहां पर हम सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में ये जो 2n फैक्टोरियल है ना, उसको 2n को अगर फैक्टोरियल के बाहर निकालूंगा तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा 2n माइनस 1। अब अगर 2n माइनस 1 को भी फैक्टोरियल से बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा 2n माइनस 2। और अगर 2n माइनस 2 को भी फैक्टोरियल से बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इन सबको मैंने बाहर निकाल लिया, 2n माइनस 3 को रहने दिया, सो दैट डिनोमिनेटर के इक्वल वो आ जाए। समझ में आया क्यों किया? अब न्यूमरेटर से 2n माइनस 3, डिनोमिनेटर से 2n माइनस 3 कट गया, लेफ्ट साइड तो सिंप्लीफाई हो गया। राइट साइड पे अब ध्यान देते हैं, तो 12 इंटू, अब वैसा ही काम n फैक्टोरियल के साथ करते हैं, तो न्यूमरेटर में क्या होगा बताओ, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या बचा है n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये दोनों फैक्टोरियल वाली टर्म्स कैंसल हो जाएंगी। अब हमारे पास न्यूमरेटर में बच गया, अच्छा और भी कुछ कट रहा है उसको काट देते हैं, जैसे कि ये n और ये n कट जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा 12, ये कट जाएगा।
और कुछ कट रहा है क्या? नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कॉमन लेने के बाद कट जाएगा। लेफ्ट साइड में 2n-1 बचा था, सेकेंड फैक्टर में से 2 कॉमन निकाल लोगे तो n-1 बचेगा, राइट साइड में 6 इंटू n-1 इंटू n-2। समझ में आया क्या किया? ये वाला जो पार्ट है ना 2n-2, इसमें से 2 कॉमन निकाला तो n-2 बचा। ठीक है, इसके बाद ये n-1 और n-1 वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, आपके पास बचेगा 4n-2। लेफ्ट साइड में आप नहीं, 4n-2 करने से बेटर है और कट कर दो ना, वो 2 और 6 भी तो कटेगा ना, तो 2 1 जा 2 3 जा 6, ये कट गया। तो लेफ्ट साइड में बचा 2n-1 और राइट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन करने के बाद बच जाएगा 3n-6। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन करो, इधर उधर टर्म शिफ्ट करो, सो 2n इधर शिफ्ट हो जाएगा, -6 इधर शिफ्ट हो जाएगा, सो यू विल गेट n इज इक्वल टू 5। n की वैल्यू मिल गई आपको 5। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? ओके, नेक्स्ट अब सिमिलरली आप सेकेंड पार्ट को भी वैसे ही सॉल्व करोगे, एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ एक वैल्यू चेंज है, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज। तो सेकेंड का सेकेंड पार्ट अभी सॉल्व करो। कैलकुलेशन करो, मैं 2 मिनट में आया।
सो क्या आ रहा है आंसर? 6। ओके, ठीक है। सो समझ में आ गया ना क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, एक बार पढ़ो। अब वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जैसे परम्यूटेशन में होते थे, बट आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो इन वर्ड प्रॉब्लम्स में ना थोड़ा सा डिफरेंस है। वही ऑर्डर मैटर करने वाला है इसमें, ठीक है? ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, एक्चुअली ऑर्डर उसमें मैटर करता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, How many chords can be drawn through 21 points on a circle? एक सर्कल पे 21 पॉइंट्स हैं, कितने कॉर्ड्स बन सकते हैं? तो A B C D E F इस तरह से 21 पॉइंट्स हैं। कॉर्ड बनाने के लिए दो पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ता है। तो ए बी अगर एक कॉर्ड है तो बी ए भी वही कॉर्ड होगा, इट इज नॉट ए डिफरेंट कॉर्ड। क्लियर है ये चीज? सो इसलिए यहां पर हम कॉम्बिनेशन अप्लाई करने वाले हैं। तो बाकी सिर्फ ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कॉम्बिनेशन क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो पता है हम कॉम्बिनेशन वाली एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तो आप कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दोगे, लेकिन जब एग्जाम में मिक्स होके क्वेश्चन आएगा ना तब आपको ये आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है? सो इस पर्टिकुलर केस में कॉम्बिनेशन क्यों अप्लाई कर रहे हैं ये चीज क्लियर हो गई। अब हम ये देखते हैं कि कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है। 21 ऑब्जेक्ट्स, कितने एट ए टाइम लेना पड़ेगा एक कॉर्ड को ड्रॉ करने के लिए? 2। ठीक है? सो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ chords that can be drawn from 21 points is given by 21C2. That's it. कैलकुलेशन कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो ये लिख लो 21C2, और कैलकुलेशन तो एकदम इजी है। शॉर्टकट ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी क्या है? 21 into 20 divided by 2 into 1. So 2 ones are 2 tens are, आंसर कितना आ जाएगा? 210. That's it. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो जल्दी से अपनी बुक में। Question 4 है, in how many ways a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? ठीक है? तो एक टीम का सिलेक्शन करना है जिसमें 3 बॉयज होने चाहिए, 3 गर्ल्स होनी चाहिए, फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। क्लियर है? कॉम्बिनेशन लगने वाला है क्योंकि टीम सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है? अब यहां पर ना थोड़ा सा ट्रिक क्या है या थोड़ा सा डिफिकल्टी कहां होगी कि 3 बॉयज का भी सिलेक्शन करना है आउट ऑफ 5 बॉयज, और 3 गर्ल्स का भी सिलेक्शन करना है आउट ऑफ 4 गर्ल्स। तो आपको दोनों के अलग अलग कॉम्बिनेशन निकालने पड़ेंगे। सो बाय हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 3 बॉयज आउट ऑफ 5? वी कैन select it by 5C3 different ways. क्लियर ये चीज? 5 बॉयज में से 3 बॉयज का सिलेक्शन कितने वेज से हो सकता है? 5C3 वेज से। ओके? सिमिलरली 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स का सिलेक्शन ये कितने डिफरेंट वेज से हो सकता है? 4C3 डिफरेंट वेज। अब वो इनिशियल एग्जांपल याद करो, इफ वन थिंग कैन बी डन बाय m ways followed by that another thing can be done by n ways, so total number of ways will be m into n. तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, that will be your final answer. समझ में आया? तो 4C3 की वैल्यू कितनी होगी? 4C3 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं इसको? 4C3 को 4C1 लिख सकते हैं, एंड 4C1 इज डायरेक्टली इक्वल टू 4। 5C3 की वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये दोनों कटा 2 2 सा, तो ये कितना जाएगा? 10। तो 4 इंटू 10 मतलब आपका आंसर कितना आएगा? 40। क्रॉस चेक कर लो एक बार बुक में। एक्सरसाइज कौन से? 7.4 क्वेश्चन नंबर 4 40। इसके पहले वाला भी क्रॉस चेक करना, हमारा कितना था? 210 ना? हाँ ठीक है।
ओके तो अब तो बहुत इजी है क्वेश्चन, आई होप आप लोग बना सकते हो इन क्वेश्चंस को। एक बार क्वेश्चन पढ़ना और उसके बाद फिर ट्राई करना। देखो क्वेश्चन 5 मैं आपके सामने रीड कर रहा हूं, देखो एक बार सामने स्क्रीन पे बस देखो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड balls एंड 5 white balls एंड 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। मतलब 9 balls सेलेक्ट करना है और तीनों 3 बॉल जो है वो हर एक कलर की होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब 3 रेड होनी चाहिए, 3 व्हाइट होनी चाहिए, 3 ब्लू होनी चाहिए। क्लियर ये चीज? तो 5 रेड में से 3 रेड कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? 6C3 वेज से। 5 व्हाइट में से 3 व्हाइट कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? 5C3 वेज से। एंड सिमिलरली 5 ब्लू में से 3 ब्लू का सिलेक्शन होगा 5C3 वेज से। एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज 3 टर्म्स। क्लियर ये चीज? तो क्वेश्चन 5 हो जाएगा ना सबका? ओके इसके बाद क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 ये चारों क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं अभी। और एग्जाम्पल्स भी दे रहा हूं मैं। देखो एग्जाम्पल्स कौन कौन से, अभी यहीं पर बैठ के बनाना है ना, ठीक है? अभी आधे घंटे बाद होगी आपकी क्लास, या शायद अभी हो जाएगी तुरंत, जो भी है। केमिस्ट्री क्लास में अगर टाइम है तो यहीं बैठ जाओ, अगर तुरंत होने वाली तो केमिस्ट्री क्लास अटेंड कर लेना, ठीक है? एग्जाम्पल 18 ये आप लोग ट्राई करोगे, एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक है? और कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। ठीक है इतना ही करो अभी तो फिलहाल इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस और वो एग्जाम्पल। दैट्स इट। ओके बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।